तो कैसे हैं आप सभी। अब हमारा एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आ चुका है, चूँकि 28 मई बहुत ज़्यादा दूर है नहीं। तो चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो के सेगमेंट में हम आज जो है दृष्टि का जो टेस्ट सीरीज मैं दे रहा हूँ, उसी टेस्ट सीरीज का जो क्वेश्चन है और उसका एनालिसिस है उसको हम करेंगे, ताकि प्री के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती से अपनी तैयारी हो सके। और ये जो है 20 क्वेश्चन है इस वीडियो के सेगमेंट में, बाद बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में मिल जाएंगे। और अगर अच्छा लगे तो कमेंट करें और बताएं, ताकि और आगे की वीडियो बना सकें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना समय को व्यतीत किए। देखिए, ये जो टेस्ट सीरीज है, मतलब जो ये टेस्ट पेपर जो है, ये आधुनिक भारत से संबंधित है। जो जुलाई और अगस्त 2022 का करेंट अफेयर जो दृष्टि का मैगजीन आता है, उसके साथ में ये सितंबर अक्टूबर 2022 के मैगजीन के साथ में ये क्वेश्चन इसमें हैं। तो ये हमारा आधुनिक इतिहास से संबंधित है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करने की बात कर रहा है, जो कि इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, यानी कौन सा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और जो इसमें 3 ऑप्शन सही है, तो आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं कि इसमें जो है हमारा, आप देख सकते हैं यहाँ, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद उग्रवादी राष्ट्रवाद के विकास के उप उत्पाद के रूप में क्रांतिकारी वीरता को गतिविधियाँ शुरू हुई। पहले चरण ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के परिणाम के रूप में अधिक सक्रिय रूप अपनाया और 1917 तक जारी रहा। दूसरा चरण असहयोग आंदोलन के परिणाम के रूप में शुरू हुआ। फिर बंगाल 1902 में ज्ञानेंद्र नाथ बसु के नेतृत्व में मिदनापुर में पहले क्रांतिकारी समूह का गठन किया गया। कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना प्रमोता मित्र ने की थी। अतः योग में एक, यानी कि जो ए नंबर था वो सुमेलित है, जो बंगाल से संबंधित है। फिर महाराष्ट्र में पहली क्रांतिकारी गतिविधि 1879 में वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा रामोसी किसान बल का गठन किया गया था। इसके उद्देश्य संचार लाइनों को बाधित कर सशस्त्र विद्रोह को उकसाकर देश को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाना था। इसके डकैती के माध्यम से अपनी गतिविधियों के लिए जुटाने की कोशिश की गई थी। इसे समय से पहले दबा दिया गया था। युग्म सेकंड नंबर भी जो है बी युग्म भी सुमेलित है। सावरकर और उनके भाई ने 1899 मित्र मेला एवं गुप्त समाज का आयोजन किया, जो 1904 में अभिनव भारत के यंग दिल्ली के बाद विलय हो गया था। युग्म 4 जो है वो सम्मिलित नहीं, यानी कि एक ए बी सी ही जो है वो क्या है, सुमेलित है। फिर यहाँ पे पंजाब के उग्रवाद को भू राजस्व और सिंचाई कर में वृद्धि, जमींदारों द्वारा बिगाड़ की प्रथा और बंगाल की घटनाओं के साथ साथ बार बार पड़ने वाले अकाल जैसे मुद्दों से बढ़ावा मिला। यहाँ सक्रिय लोगों में लाला लाजपत राय प्रमुख थे, जिन्होंने पंजाबी लोगों किसी भी कीमत पर स्वयं सहायता के अपने आदर्श वाक्य के साथ, तब इन लोग का आदर्श वाक्य जो था वो क्या था, किसी भी कीमत पर स्वयं सहायता अपने आदर्श थे, ठीक। और अजीत सिंह, भगत सिंह के चाचा, को लाहौर में चरमपंथी अंजुमन ए मोहिसबान ए वतन को अपनी पत्रिका भारत माता के साथ संगठित किया था। युग्म 3 यानी ए बी सी क्या है, ये सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मांग गांधी इरविन समझौते में शामिल थी, ठीक। और इसमें सही उत्तर की क्या करना है, हमें देना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। दूसरा ऑप्शन है डाक आरक्षण विधेयक स्वीकार करना। तीसरा ऑप्शन है भू राजस्व में 80% की कमी करना। सैन्य और सिविल सेवा पर व्यय को 50% तक कम करना। देखिए, ये ऑप्शन ए तो सही है, ऑप्शन बी भी सही है। चूँकि ऑप्शन 3 में 80% की कमी की बात इस ऑप्शन में किया जा रहा है, जो कि ये सही नहीं है, क्योंकि उस समय 50% की ही बात की गई थी, 50 या 75% की बात की गई। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। और देखिए, गांधी की 11 मांगें लाहौर कांग्रेस द्वारा दिए गए जनादेश को आगे बढ़ाने के लिए गांधी ने सरकार के सामने 11 मांग पेश की और 31 जनवरी 1930 को इन मांगों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अंतिम डेट दिया। और जो है अपनी 31 जनवरी 1930 को गांधी को जो अपने 11 मांग रखे थे उसको स्वीकार या अस्वीकार करने की एक अंतिम डेट दे दी कि अगर यहाँ इस डेट तक नहीं माना गया तो, या अगर मान लिया गया तो यह मांगे इस प्रकार थी। जैसे सैन्य और सिविल सेवा पर व्यय को 50% कम करना, जो कि सही है। 4 नंबर पूर्ण रूपेण मदिरा निषेध, यानी पूर्ण रूप से शराबबंदी। आपराधिक जांच विभाग में सुधार करना।
हथियारों का लाइसेंस जारी करने के लोकप्रिय नियंत्रण की अनुमति देते हुए शस्त्र अधिनियम में बदलाव करना, राजनीतिक बंदियों को रिहा करना, जो कि ऑप्शन ए में था वो सही है, डाक आरक्षण विधेयक स्वीकार करना, ऑप्शन 2 ये भी सही है। फिर रुपये स्टर्लिंग विनिमय की दर को घटाकर 1:4 करना, और जो विदेशी वस्तुओं के आयात पर निषेध लगाना, भारतीयों के लिए रिजर्व कोस्टल शिपिंग देना, फिर भू राजस्व में 50% की कमी करना, ना कि 80% की कमी करना। इसलिए ऑप्शन सी क्या है, गलत हो जाएगा। नमक कर और सरकार के नमक एकाधिकार को समाप्त करना। इन मांगों पर सरकार की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलने के कारण, जबकि जो ये 11 मांगे थी, इस पर सरकार के द्वारा कोई भी सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलने के कारण कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने गांधी को अपनी पसंद के समय और स्थान पर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए पूरी शक्ति प्रदान की। फरवरी के अंत तक गांधी ने आंदोलन के लिए नमक को केंद्रीय सूत्र बनाने का फैसला किया था। तो ये हमारे क्वेश्चन 2 नंबर की व्याख्या हो गई। आइए क्वेश्चन 3 को देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महात्मा गांधी का मानना था कि स्वतंत्रता सत्ता से छीन ली जानी चाहिए, जबकि अम्बेडकर ने साम्राज्यवादी शासकों द्वारा स्वतंत्रता प्रदान करने की अपेक्षा की थी। ठीक, तो ये जो है ऑप्शन 1 सही है। फिर B.R. अम्बेडकर ने स्वतंत्र भारत के लिए सरकार की संसदीय प्रणाली की वकालत की, लेकिन गांधी ने इसका विरोध किया, यह भी सही है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो ये क्वेश्चन में से कौन सा सही है पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि गांधी और अम्बेडकर के बीच वैचारिक मतभेद और समानताएं जो हैं वो इस प्रकार थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख शिल्पकार महात्मा गांधी तथा स्वतंत्र भारत के संविधान के प्रमुख निर्माता B.R. अम्बेडकर ने कई विचार साझा किए, हालांकि कई मायनों में उनके विचार अलग थे। दोनों व्यक्तियों के कुछ कार्यों में शामिल प्रतीकवाद में आश्चर्यजनक समानता है। गांधी द्वारा विदेशी वस्तुओं की होली जलाना और अम्बेडकर द्वारा मनुस्मृति को जलाना केवल भावना के कार्यों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि विदेशी कपड़ा और मनुस्मृति भारत में औपनिवेशिक शासन और गुलामी का प्रतिनिधित्व करते थे। गांधी का मानना था कि स्वतंत्रता कभी भी प्रदान नहीं की जानी चाहिए, बल्कि इसकी इच्छा रखने वाले लोगों द्वारा सत्ता से छीन ली जानी चाहिए। गांधी जी का यह मानना था कि स्वतंत्रता प्रदान नहीं करना चाहिए, बल्कि जो सत्ता में है लोग उससे छीन लेना चाहिए। ठीक, जबकि अम्बेडकर ने साम्राज्यवादी शासकों द्वारा स्वतंत्रता प्रदान करने की अपेक्षा की थी। यानी अम्बेडकर क्या चाहते थे कि जो भी वहाँ पे सत्ता में है, यानी साम्राज्यवादी शासक जो है वो स्वतंत्रता प्रदान करे, यानी ये छीनने की बात नहीं कर रहे हैं। सरकार के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र की प्रकृति और दायरे को लेकर दोनों नेताओं में मतभेद थे। अम्बेडकर ने स्वतंत्र भारत के लिए सरकार की संसदीय प्रणाली की वकालत की, लेकिन गांधी के मन में शासन की संसदीय प्रणाली के लिए बहुत कम सम्मान था, तो इसलिए ऑप्शन 2 भी सही है। गांधी का मानना था कि नेताओं द्वारा वर्चस्व की प्रवृत्ति के साथ लोकतंत्र जन लोकतंत्र में परिवर्तित हो जाता है। अम्बेडकर का झुकाव जन लोकतंत्र की ओर था, क्योंकि यह उत्पीड़ित लोगों की उन्नति के साथ सरकार पर दबाव के रूप में कार्य कर सकता था। तो ये हो गया 3 नंबर क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि भारतीय कारखाना अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये क्या पूछ रहा है, तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 ने 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कार्य करने पर रोक लगा दिया। ऑप्शन 1 जो कि गलत है। फिर भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 ने महिलाओं के लिए काम के घंटे प्रतिदिन अधिकतम 13 घंटे निर्धारित किए, ये भी गलत है। फिर ये अधिनियम ब्रिटिश स्वामित्व वाले चाय और कॉफ़ी बागानों पर लागू नहीं होते थे। तो ये ऑप्शन हमारा जो है सी 3 नंबर सही है, और इस प्रकार हमारा ऑप्शन 3 जो है वो सही है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आइए तो इसको देखते हैं। अंग्रेजों के अधीन श्रमिक विधान 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुए औद्योगिकरण के परिप्रेक्ष्य में भारत में इस अवधि में विभिन्न कारखानों एवं बागानों में कार्य की दशा अत्यंत दयनीय थी। कार्य के घंटे लंबे समय थे, यानी 19वीं यूरोप में हुए औद्योगिकरण के परिप्रेक्ष्य में भारत में इस अवधि में विभिन्न कारखाने बागानों में कार्य की दशा अत्यंत दयनीय थे, यानी खराब स्थिति में थे। कार्य के घंटे जो है काफ़ी लंबे थे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समय तक कार्य करना पड़ता था। पुरुषों के साथ साथ महिलाओं में बच्चों को भी काफ़ी लंबे समय तक काम करना पड़ता था, और ये सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं था बल्कि बच्चे और महिलाओं के लिए भी लागू होता था। और इन मजदूरों का वेतन काफ़ी कम था, यानी काम ज़्यादा करना था और वेतन कम था। तो इसलिए क्या हुआ ये कि भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 जो है वो लाया गया, जिसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम करने पर रोक लगा दिया गया। फिर बच्चों के लिए एक दिन में कम काम करने की अवधि अधिकतम 9 घंटे जो है यहाँ पे निर्धारित कर दिए गए। फिर बाल श्रमिकों को 1 माह में 4 अवकाश दिए गए। जो बाल श्रमिक है उनको 4 छुट्टी
1 महीना मिलने लगी। फिर खतरनाक मशीनों के चारों ओर बाड़ लगाई गई, यानी कि जो भी खतरनाक मशीनें थी जिससे जान जा सकती थी उसके चारों ओर घेराबंदी कर दिया गया ताकि कोई भी व्यक्ति उसमें गिर के उसकी जान की ना जा सके। फिर यहाँ पे आया भारतीय कारखाना अधिनियम 1891। इसने बच्चों के काम करने के लिए न्यूनतम आयु 7 से 9 वर्ष से बढ़ाकर 12 से 14 वर्ष कर दी है। यानी कि अब कि कोई बच्चा अगर कार्य करना चाह रहा है तो 9 वर्ष के बाद से नहीं बल्कि 12 से 14 वर्ष का होना उसके लिए अनिवार्य है। इसने बच्चों के लिए काम के घंटे को घटाकर 9 से फिर 7 घंटे कर दिए। और उसके बाद महिलाओं के लिए काम करने का समय 11 घंटे कर दिया गया, जिसमें 1 घंटे का मध्यावकाश निश्चित किया गया, यानी कि 11 घंटे में बीच में जो है 1 घंटे की छुट्टी दिया जाता था इनको। पुरुषों के लिए घंटे अभी भी अनिश्चित ही रहे, यानी कि अगर 15 घंटा कर पाए तो 15 घंटा, 16 घंटा कर पाए तो 16 घंटा, यानी कि उससे कम नहीं आना है, ज़्यादा जितना कर ले कम नहीं आना है। तो इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इसने सभी के लिए साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया, लेकिन इन नियमों को अंग्रेजों के स्वामित्व वाले चाय और कॉफ़ी के बागानों पर लागू नहीं किया गया, जहाँ मजदूरों का निर्दयतापूर्वक शोषण किया जाता था तथा उनकी स्थिति दासों के समान थी। सरकारों ने भी ऐसे बागान मालिकों को इस प्रकार के भेदभावपूर्ण नियम बनाने हेतु प्रोत्साहित किया। इस अनुबंध की अवहेलना फौजदारी अपराधों तथा जिसमें बागान मालिक को यह अधिकार दिया गया था कि वह दोषी मजदूरों को गिरफ्तार कर दंडित कर सकता है। तो इसलिए ऑप्शन 3 सही है। तो ये होगा 4 नंबर क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो परिणाम यानी परिणाम पोर्टल जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, इस पर विचार करने की बात कर रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने की बात कर रहा है और इसमें से जो सही है वो बताना है। तो ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग के लिए एक जियो पोर्टल है, सही बात है। इसे सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय के साथ आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ये गलत है क्योंकि इतने सारे मंत्रालय मिलकर एक परियोजना को लॉन्च कर रहे हैं, इतना बेरोजगार तो नहीं है। तो आइए 5 नंबर का देखते हैं। परिणाम पोर्टल जो है यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड NCRP और केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री द्वारा शुरू किए गए हैं। यह जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोर्ड और केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री द्वारा शुरू किए गए। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के लिए जियो पोर्टल है। जो जिससे कथन 2 सही नहीं, क्योंकि उसमें 3-4 मंत्रालय का नाम दिया हुआ है। अगर ऐसे भी देखा जाए तो क्योंकि एक साथ में 3-4-5 मंत्रालय मिलकर कोई एक योजना को क्यों प्रारंभ या चलाएंगे, क्योंकि उनके पास और भी तो काम है। यह विश्लेषणात्मक क्षेत्रीय सूचना और NCR की मैपिंग के लिए एक पोर्टल है। जो जियो पोर्टल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में कहाँ और क्या मौजूद है इसकी मैपिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के माध्यम से शुरुआत में NCR में भाग लेने वाले राज्यों और NCRPB के कार्यालय द्वारा उपयोग के लिए विकसित किया गया है। बेहतर उप क्षेत्रीय और स्थानीय नियोजन की सुविधा के लिए यह एक मजबूत प्रणाली है। इसमें प्रमाणिक स्रोतों से एकत्रित विभिन्न परतें शामिल हैं। पोर्टल में कई आधार मैप, सैटेलाइट इमेज सर्विसेज और अलग अलग समय अवधि के नाइट लाइट डेटा है। यह क्षेत्र के मार्ग और मैप और उसकी ऊंचाई रूपरेखा प्रदान करता है। इस पोर्टल पर प्रशासनिक इकाइयों जैसे कि राज्य की सीमाएं से ग्राम की सीमाओं, विभिन्न मुख्यालयों से बासवटों, संसदीय विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को एकीकृत किया गया है। अन्य परतों में सड़क, रेल और मेट्रो नेटवर्क रुचि के बिंदु जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, डाकघर, बिजली और दूरसंचार उद्योग, पोर्ट, पर्यटन, नदी और नहर नेटवर्क एवं अन्य कई शामिल हैं। जियो पोर्टल NCR क्षेत्र में विकेंद्रीकृत योजना और प्रबंधन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। ये रिमोट सेंसिंग और प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग में मदद करेगा, यानी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से इसका प्रयोग किया जा रहा है। जो है आगे के जो क्वेश्चन है वह निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और इसमें है कि कौन सा सही है ये पूछ रहा है। तो इसमें हो गए स्वदेश मित्रन GP वर्मा, ये गलत है। एडवोकेट G सुब्रमण्यम अय्यर, ये भी गलत है। फिर इंडियन मिरर NA सेन, सही। अखबार आम पंडित मुकुंद राम, ये दोनों सही हैं, 3 और 4, और ये 2 गलत है। तो इसमें 2 युग्म हो जाएंगे सही। तो इसमें आइए देखते हैं समाचार पद और संस्थापक इसके कौन कौन से थे। हिंदू जिसका G सुब्रमण्यम अय्यर थे। स्वदेश मित्रन जिसका G सुब्रमण्यम अय्यर थे, इसका भी। तो ये ऑप्शन 1 सही नहीं है क्योंकि वहाँ किसी और का नाम दिया गया है। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी हैं। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष हैं। इंडियन मिरर N सेन हैं, जो कि सही है। केसरी मराठी में बाल गंगाधर तिलक, मराठा अंग्रेजी में बाल गंगाधर तिलक। सुधारक गोपाल गणेश
आगरकर थे। फिर हिंदुस्तान एंड अंडर जीपी वर्मा थे। एडवोकेट जीपी वर्मा इसके भी थे, तो ये भी सही नहीं है। अखबार आम पंडित मुकुट राम थे, अतः चौथा नंबर सही है। फिर ट्रिब्यून दयाल सिंह मजीठिया थे। इंदु प्रकाशन गोपाल हरि देशमुख इसके संस्थापक थे। 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो डिप्थीरिया, टिटनस और पर्टुसिस डीपीटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डिप्थीरिया एक संक्रामक बैक्टीरियल संक्रमण है, सही है ये। टिटनस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रेषित नहीं किया जा सकता, यह भी बात सही है। फिर पर्टुसिस एक अत्यधिक संक्रामक वायरल श्वसन संक्रमण है, जो कि ये गलत है। और इसमें पूछा क्या है कि कौन सा सही है, तो इसका ऑप्शन 1 और 2 है, जो कि ये ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आइए इसको देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे डिप्थीरिया मुख्य रूप से कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरिया जीवाणु के कारण होता है। ठीक, इसका जो सामान्य लक्षण है बुखार, ठंड लगना, गर्दन में सूजन, ग्रंथि, गलों में खराश, नीली त्वचा आदि, ये हो गया। फिर खांसने, सीखने या संक्रमित व्यक्तियों के निकट संपर्क से फैलता है। ये डिप्थीरिया के रूप 1 से 5 वर्ष के आयु बच्चों को प्रभावित करता है। ठीक, फिर टिटनस, यह जीवाणु क्लोस्ट्रीडियम टेटानी के बीजाणुओं के साथ कष्ट या घाव के संक्रमण के माध्यम से फैलता है और ज़्यादातर मामले संक्रमण के 14 दिनों के भीतर दिखाई देता है। फिर इसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में प्रेषित नहीं किया जा सकता है, चाहे आप उसके संपर्क में भी चले जाएं तो भी। फिर यहाँ पे हो गया पार्टुसिस जिसे काली खांसी के रूप में भी जाना जाता है। यह अत्यधिक संक्रामक श्वसन संक्रमण है जो जीवाणु बोर्डेटेला पर्टुसिस के कारण होता है, तो ये सही नहीं था जो ऑप्शन दिया गया था 3 नंबर। यह रोग शिशुओं के लिए सबसे खतरनाक है और इस आयु वर्ग में बीमारी एवं मृत्यु का एक महत्वपूर्ण कारण है। ये 8 नंबर क्वेश्चन जो हमारे यहाँ है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए विचार करते हैं। फिर ये जो है इसमें से पूछा है कौन सा सही है। तो यहाँ फ्रांसीसी राजा ने कंपनी को भारत के साथ मेडागास्कर द्वीप में स्वामित्व स्थायित्व हेतु हमेशा के लिए रियायत प्रदान की। ठीक है, कंपनी द्वारा भारत में पहला फ्रांसीसी कारखाना वर्ष 1608 में सूरत में स्थापित किया गया था, ये गलत है। फिर यहाँ पे 1667 में किया गया था। पुदुचेरी की सबसे महत्वपूर्ण फ्रांसीसी वस्तु कंपनी द्वारा वर्ष 1674 में स्थापित की गई थी, ये सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3, यानी कि यहाँ हो जाएगा सी नंबर। तो ये इसकी व्याख्या देख लें। इसकी व्याख्या है, भारत में फ्रांसीसी केंद्रों की स्थापना जो है यहाँ पे देखिए 1664 में की गया था और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। पूर्णतः ये जो था पूर्णतः राज्याधीन थी ये, और इसकी कंपनी को भारत और प्रशांत महासागरों में फ्रांसीसी व्यापार को 50 वर्ष का एक अधिकार प्रदान किया गया था ये। फिर वर्ष 1667 में फ्रांसीसी केरान ने भारत में एक अभियान का नेतृत्व किया और सूरत भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। सूरत भारत में, यानी कि सूरत में पहला कारखाना अपना स्थापित किया गया, जो कि 2 नंबर कथन सही नहीं है। वर्ष 1673 में फ्रैंको मार्टिन ने वलीकोंडापुरम यानी बीजापुर सुल्तान के अधीन के शासक शेर खा लोदी से मसूलीपट्टनम नामक स्थान पर कारखाना के लिए एक छोटा क्षेत्र पुदुचेरी प्राप्त किया और वहाँ 1674 में पुदुचेरी की स्थापना हुई थी और वहीं पर अपना कारखाना भी बनाया था ये। फिर जो है यहाँ पे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे जो वर्ष 1674 में पुदुचेरी का कार्यभार संभालने के बाद फ्रैंको मार्टिन ने इसे महत्व के स्थान के रूप में विकसित किया। तो अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना संबंध में निम्नलिखित में कौन सा गलत कथन सही नहीं है, यानी कि इसमें पूछा है कौन सा कथन गलत है। इसने पूर्ण पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया, सही बात है। इसने संघ और प्रांतीय स्तरों पर द्विस्तरीय कार्यपालिका और विधायिका के प्रावधानों को प्रस्तावित किया, ये गलत है। ये जो ऑप्शन बी है ये सही नहीं है। प्रांतों को पूर्ण स्वतंत्रता और अतिरिक्त शक्तियाँ प्रदान करने का प्रस्ताव रखा, यह भी सही है। रियायतें अब ब्रिटिश सर्वोच्च के अधीन नहीं होंगे, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो कि गलत है। आगे का जो क्वेश्चन है वो है, भारत में वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वनों को राष्ट्र सूची में शामिल किया गया। भारतीय वनों की
7वीं अनुसूची में भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वनों को राष्ट्र सूची में शामिल किया गया। ये गलत है, वनों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। आरक्षित वन सर्वाधिक प्रतिबंधित वन है, हाँ ये सही है। आरक्षित वनों पर राज्य के वन विभागों का अधिकार क्षेत्र वर्जित क्षेत्र है, नहीं ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन केवल 2 हो जाएगा। और जो है यहाँ पे आइए एक बार इसकी थोड़ा सा व्याख्या देख लिया जाए 10 नंबर की। क्योंकि भारत में वन, जंगल या वन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वन्य समवर्ती क्षेत्र में सूचीबद्ध है। इसका कथन एक सही है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से वन और वन जीवों तथा पक्षियों के संरक्षण को राष्ट्र सूची से समवर्ती सूची में क्या किया, स्थानांतरित कर दिया गया। 1976 के पहले तक ये राष्ट्र सूची का विषय था, लेकिन उसके बाद ये क्या हो गया, समवर्ती सूची का विषय बन गया था। तो इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था, ये याद रखना है। भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत अधिसूचित 2 प्रकार के वनों पर राज्य के वन विभाग का अधिकार क्षेत्र है। ये किए जाने आरक्षित वन भी अधिकार की अनुमति नहीं है, और संरक्षित वन जहां निर्दिष्ट किए जाने तक कोई अधिकार वर्जित नहीं है। तो 3 सही नहीं है। अंग्रेजों के खिलाफ निम्नलिखित में से किस आदिवासी विद्रोह को जंगल महल का विद्रोह कहा जाता है? जंगल महल का विद्रोह कहा जाता है। तो आपका पहला ऑप्शन है कोल विद्रोह, चुआर विद्रोह, मुंडा विद्रोह या संथाल विद्रोह। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, चुआर विद्रोह। तो इसका तो पहले व्याख्या देख लिया जाए। तो ये हो गया चुआर विद्रोह। अकाल बढ़ी हुई भू राजस्व मांग और दयनीय आर्थिक स्थिति ने मिदनापुर जिले के जंगल में, यानी चुआर विद्रोह हुआ कहाँ था, मिदनापुर जिले के जंगल महल और बाकुंडा जिले के चुआर जनजातियों को हथियार उठाने के लिए प्रोत्साहित किया, जो कि बंगाल में है। तो ये बंगाल में हुआ था, मिदनापुर के जिले में। इन जनजातियों के लोग मूल रूप से किसान और आखेटक थे। आखेटक यानी शिकारी वर्ग के थे, जो शिकार करके अपना जीवन चलाते थे और किसान कृषि करते थे। यह 1766 से 72 तक विद्रोह चला और 1795 से 1816 के बीच पुनः उठ खड़ा हुआ, यानी कि 72 के बाद फिर ये जो है कि थोड़ा ठंडे बस्ते में चले गए। फिर उसके बाद फिर 1795 से 16 के बीच में फिर यह अब खुद ये एक्टिव हुए। ठीक, फिर ये जो 1768 में घाटशिला के जमींदार जगन्नाथ सिंह हजारों चुआर के साथ हथियारबंद हो गए। कंपनी सरकार ने समर्पण कर दिया। वर्ष 1771 में चुआर सरदारों धादका के श्याम गंजन, कालीपाल और दुर्बाज के सुबला सिंह ने विद्रोह किया। फिर वर्ष 1798 में दुर्जन सिंह ने फिर से विद्रोह का नेतृत्व किया। फिर दुर्जन सिंह रायपुर का जमींदार था, जिसे बंगाल रेगुलेशन अभियान के कारण जमींदारी से बेदखल कर दिया गया था। ठीक, तो ये हो गया चुआर शब्द को कुछ इतिहासकारों द्वारा अपमानजनक माना जाता है, जो इस जंगल महल का विद्रोह कहते हैं। मतलब कुछ इतिहासकार जो है चुआर शब्द को अपमानजनक शब्द मानते हैं, यानी कि किसी का अपमान करने के लिए शब्द का प्रयोग करने की बात किया जा रहा है। तो ये हो गया 11-12 नंबर जो है क्वेश्चन। ये देखिए, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। कौन से देश गैबान के साथ सीमा साझा करते हैं? गैबान, तो ये हो गया कैमरून, इक्वेटोरियल गिनी, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ये हो जाएगा 4 नंबर नहीं होगा, और इसका 3 सही हो जाएगा। ये इसकी कुछ मैपिंग टाइप से भी देखते हैं। देखिए, ये है गैबान, और इसका जो सीमा है देख सकते हैं, इन लोगों के साथ में ये साझा कर रहा है। एक यहाँ है, तो 3 लोगों के साथ साझा करते हुए इसमें दिख रहा है। तो इसलिए इसका विकल्प ए हो जाएगा। पहाड़ी जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये राजमहल पहाड़ी, और इसमें कौन सा सही है इसको बताना है, इसमें कौन सा सही है। ये राजमहल पहाड़ियों के आसपास के क्षेत्रों में रहते थे। ठीक, उन्होंने मैदानी क्षेत्रों में बसे लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध साझा किए। नहीं, जब ये राजमहल के पहाड़ियों के आसपास में रहते थे तो मैदानी क्षेत्र में कहाँ से आ जाएंगे। मैदानी क्षेत्र के व्यापारियों को पहाड़ी सरदारों को उनके द्वारा नियंत्रित दरों का उपयोग करने के लिए भुगतान करना पड़ता था, क्योंकि जब व्यापारी जाते थे वहाँ और उनके जो भी व्यापार था, यानी कि जो भी सामान खरीदने बेचने के लिए ये भुगतान करना पड़ता था इनको। इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राजमहल पहाड़ियों के आसपास रहने वाले पहाड़ी लोग पहाड़िया कहलाते हैं। जो राजमहल पहाड़ी है, यानी ये आपका पूर्वी साइड में, जो कि इधर झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सब के आसपास में जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, उस साइड के लोग को पहाड़िया कहते हैं, जो वहाँ पे रहते हैं। और ये जो है पहाड़िया अक्सर बसे हुए कृषकों के कब्जे वाले मैदानों पर आक्रमण करते थे, और वे छापे बसे हुए समुदायों पर सत्ता स्थापित करने के एक तरीके के प्रतीक भी थे। यानी कि वहाँ गए, आक्रमण करके उनके सामान छीन लेना, ये सब था। पहाड़ी पर प्रमुखों को उनके द्वारा नियंत्रित दरों का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए भुगतान किया जाता था।
1780 के दशक में अंग्रेजों ने शांति की नीति शुरू की, जिसमें पहाड़िया प्रमुखों को यह सुनिश्चित करने के बदले में वार्षिक भत्ता दिया जाता था कि उनके लोग खुद को ठीक से संचालित करें। सभी पहाड़िया इस नीति को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनमें से कुछ पहाड़ियों में दूर के क्षेत्रों में चले गए, वो शत्रुतापूर्ण ताकतों से दूर छिप गए और डीकू या बाहरी लोगों के खिलाफ युद्ध जारी रखा। तो ये हो गया आपका 13 नंबर। अब आइए 14 नंबर देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। ये हो गया युग्मों को विचार कीजिए और कौन सा सही सुमिलित है उसकी बात कर रहा है। तो ये हो गया शाही लीची ओडिशा, ये नहीं लग रहा है, ये गलत लग रहा है। शाही लीची ओडिशा के साइड में नहीं बल्कि बिहार मुजफ्फरपुर के साइड में ये होता है। गमोस, फिर अट्टापरी, अटुकोमू, आवारा। आइए इसमें से एक सही है, जिसको आइए व्याख्या में देख लें कि क्या है, कौन सा सही है। तो ये देखिए, ये एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले विशेष विशेषताओं वाली वस्तुओं को पहचान प्रदान करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले एक संकेतक है, भौगोलिक संकेतक, जो कि जीआई टैग पर भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। वस्तुओं का भौगोलिक सूचक। पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 भारत में वस्तुओं से संबंधित भौगोलिक संकेतकों के पंजीकरण में बेहतर सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है। यह विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं द्वारा शासित और निर्देशित है। यह 10 वर्षों की अवधि के लिए वैध होता है। इसका समय अतिरिक्त अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है, जो कि 1 वर्ष के 10 वर्ष के लिए दिए जाते हैं। शाही लीची की एक प्रजाति, इसका उत्पादन मुजफ्फरपुर बिहार में होता है, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। इसको 2018 में जीआई टैग की अनुशंसा की गई थी। फिर गमोचा, विभिन्न डिजाइनों और रूपांकनों में लाल बॉर्डर के साथ हाथ से बुना हुआ एक आयताकार कपड़े का टुकड़ा है, जो कि असमिया लोगों द्वारा बड़ों और मेहमानों के सम्मान के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यानी लोगों को जो बड़े होते हैं या मेहमान होते हैं उनके सम्मान के प्रतीक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी भी गलत है। ये ऑप्शन सी यानी कि जो तीसरा नंबर था वो सही है। अट्टापरी और अट्टुटू कोम्बू, आवारा केरल के पलक्कड़ के अट्टापरी क्षेत्र में खेती की जाती है। जैसे कि इसके नाम से संकेत मिलता है कि यह बकरी के सींग की तरह घुमावदार होती है। अंडोली चोस्ट बीन्स की तुलना में इसकी उच्च एंथोसायनी सामग्री तने और फलों में बैंगनी रंग प्रदान करती है। एंथोसायनिन अपने एंटीडायबिटिक गुणों के साथ हृदय रोगों के खिलाफ मददगार है। तो इस प्रकार इसका सी नंबर है। इसमें केवल सी नंबर सही है, तो इसलिए यह केवल एक युग्म सही हो जाएगा। कॉफ़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कॉफ़ी के पौधों को 15 डिग्री से 28 डिग्री के बीच तापमान और 150 से 250 सेंटीमीटर के बीच वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है। केरल भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। नहीं। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कुर्ग में है, ये भी नहीं होगा। इसके लिए ऑप्शन इसका एक सही हो जाएगा, जो सही ऑप्शन है। तो आइए देखते हैं कि इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। और जो भारत 2020 में वैश्विक उत्पादन के 3% हिस्सेदारी के साथ शीर्ष 10 कॉफ़ी उत्पादक देशों में शामिल है। ठीक, ये 2 प्रकार का कॉफ़ी उत्पादन करता है, अरेबिका और रोबस्ट। ठीक, और जिसमें तापमान 15 से 28 डिग्री सेल्सियस और 150 से 250 तक चाहिए होता है। यह ठंड बर्फबारी 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान और तेज धूप को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो देखिए केरल में ऐसे भी 30 डिग्री और 15 से 28 डिग्री जब इसमें पूछ रहा है, तो केरल पता ही है कि गर्म क्षेत्र है, वहाँ पे प्रदेश है, तो वहाँ तो होना संभव है ही नहीं। मतलब होना संभव नहीं है, मतलब वो ज़्यादा उत्पादन कर पाए, ये तो संभव नहीं है। तो खुद क्वेश्चन में भी उसका ऑप्शन में भी इसका आंसर दिख सकता है। तो ये देखिए, कर्नाटक भारत में कुल कॉफ़ी का लगभग 70% हिस्से का उत्पादन करता है। कर्नाटक जो है 70% हिस्से का उत्पादन करता है। ठीक, तो भारत में कॉफ़ी निर्यात में प्रथम नंबर कर्नाटक है, ना कि केरल है। कॉफ़ी बोर्ड कॉफ़ी अधिनियम 1942 के धारा 4 के तहत गठित एक वैधानिक संगठन है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। बोर्ड में अध्यक्ष सहित 33 सदस्य होते हैं। इसका मुख्यालय बंगलुरु में है, ना कि केरू में है। तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ हो जाएगा, बंगलुरु में है, ना कि कुर्ग में है। ठीक, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। अब जो है यहाँ पे नौरोबी फ्लाइज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये इसमें से जो सही है उसकी वो चुनना है। तो ये कीड़ा अपने रक्षीय परितंत्र के एक भाग के रूप में अम्लीय पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं, सही है। ये नारंगी और काले रंग के होते हैं और मरुस्थलीय परिस्थिति में पनपते हैं, नहीं। ये पूर्वी अफ्रीका के स्थानीय कीट प्रजाति है, सही। 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन के बहिष्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने बहिष्कार का समर्थन नहीं किया। ठीक, तो ये गलत है। ठीक ना, क्योंकि जब बहिष्कार का 1905
मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने बहिष्कार का समर्थन नहीं किया, ये गलत ऑप्शन है। कमीशन के बहिष्कार का निर्णय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन के दौरान लिया गया था, ये सही है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। 16 नंबर का 16 नंबर है ना, 16 का बी जैसे नोरवी फ्लाइज, यह पूर्वी अफ्रीका के 16 नंबर ये हो गया 17 नंबर। अपशिष्ट जल निगरानी तकनीक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये इसको देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। यह कुल जनसंख्या में रोगजनक की उपस्थिति का पता लगा सकता है, ये सही है ऑप्शन। यह रोग प्रसार पर वास्तविक समय आधारित जानकारी प्रदान करता है, यह भी सही है। जिन लोगों की स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच नहीं है, इस तकनीक का उपयोग करके उनका पता लगाया जा सकता है, ठीक। यह अपशिष्ट जल में वायरल आरएनए की सांद्रता को समुदाय में बीमारी के प्रसार के आकार प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तित कर सकता है, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। और भारत में ब्रिटिश द्वारा गठित विभिन्न आयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसके कौन सा सुमेलित है, सही सुमेलित है उसकी बात कर रहा है। हंटर, पंजाब निशंसता, ये नहीं होगा। मूडीमैन, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ये भी नहीं होगा। लिनलिथिगो, संविधान की कार्यप्रणाली, नहीं, ये भी नहीं है। इसमें से ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, कोई भी युग्म सही नहीं है। ये इसकी व्याख्या देख लेते हैं। की व्याख्या होगा हंटर समिति आयोग 1919 में उपद्रव जांच समिति या हंटर समिति का आयोग का नाम इसके अध्यक्ष स्कॉटलैंड के पूर्व सॉलिसिटर जनरल लॉर्ड विलियम हंटर और स्कॉटलैंड में कॉलेज ऑफ जस्टिस के सीनेटर के नाम पर रखा गया था। इसका उद्देश्य बम्बे, दिल्ली और पंजाब में तत्कालीन विद्रोह के कारण और उसके निपटने के लिए किए गए उपायों की जांच करना था। कि मूडीमैन समिति 1924 में बनी थी, जो एक सुधार समिति की रिपोर्ट के रूप में आधिकारिक तौर पर जानी जाने वाली मूडीमैन समिति की स्थापना वर्ष 1924 में मुख्य रूप से 1919 में अधिनियम के तहत 1921 में स्थापित संविधान के कामकाज को देखने के लिए की गई थी, ठीक। लिनलिथिगो आयोग 1926 में बनाई गई थी, जो इसका जो कार्य अधिकारी तो रॉयल कृषि आयोग की स्थापना भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति की जांच और रिपोर्ट करने के लिए की गई थी, तो इसलिए वो भी सही नहीं था। और आयोग ने 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और भारत की ग्रामीण आबादी के कल्याण और समृद्धि की नींव के रूप में कृषि अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए व्यापक सिफारिशें की। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण नहीं था। तब जो कारण नहीं था उसकी बात करना। भारत के पूर्वी, दक्षिण और पश्चिमी हिस्से कमोबेश अप्रभावित रहे, तो ये तो सही है। तो शिक्षित भारतीयों ने विद्रोह के कारण का समर्थन नहीं किया, यह भी सही है। बिना किसी समन्वय या केंद्रीय नेतृत्व के विद्रोह अनियोजित तरीके से आयोजित किया गया था, यह भी सही है। भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता की कमी थी, ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, और आगे की पार्ट जो है इसका जो क्वेश्चन है उसको अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।